अच्छा भाई, जब भी सवाल में रेंटल मिसिंग हो या कोई चीज़ मिसिंग हो सवाल में, तो फॉर्मूला लगेगा फेयर वैल्यू प्लस आईडीसी ऑफ लेसर इज इक्वल टू पीवी ऑफ एलपी प्लस पीवी ऑफ यूजीआरवी। और इस फॉर्मूले में हमेशा आप इम्प्लिसिट रेट यूज़ करेंगे। इस फॉर्मूले में हमेशा आप इम्प्लिसिट रेट यूज़ करेंगे और लेसर का फॉर्मूला इसे कहते हैं। चाहे सवाल पेपर में लेसी का हो, चाहे लेसर का हो, चाहे मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर का हो। और अगर मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर के सवाल में आईडीसी गिवन भी हो तो हाइब्रिड में सलाम लेके आगे बैठना है जाके, और आईडीसी को ज़ीरो लेना है। लेट आने पर हाइब्रिड में अगर आईडीसी गिवन भी हो तो आईडीसी को ज़ीरो लेना है। ये जिस मर्जी का सवाल हो, चाहे लेसी का सवाल हो चाहे लेसर, नहीं, आईडीसी तो ज़ीरो नहीं लेनी, आईडीसी सिर्फ इस सूरत में ज़ीरो लेनी है। अगर सवाल जिस मर्जी का हो, आपने आईडीसी लेनी है जो गिवन होगी, लेकिन वो लेनी लेसर वाली है। फेयर वैल्यू प्लस आईडीसी ऑफ लेसर लिखा हुआ है, तो लेनी आपने आईडीसी लेसर वाली है। अच्छा, अगली बात, जब सवाल आपके सामने फिर आ जाएगा तो उसके बाद जब आपने वर्किंग 1 और 2 करनी है ना, तब आपने ये देखना है कि अगर सवाल लेसी का है तो इम्प्लिसिट रेट, नहीं तो बेंचमार्क रेट, वो क्या कहते हैं, इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट। अगर सवाल लेसर का है तो इम्प्लिसिट रेट, और अगर मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर का है तो हायर ऑफ इम्प्लिसिट रेट और मार्केट रेट। अच्छा, तो ये थी जी कहानी सारी। अब आप वो निकाल लें जो कल डिस्कशन चल रही थी, लीज भी है या नहीं। पेज नंबर 66। अच्छा, एक हमने पढ़ा था जी, उसमें आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। आइडेंटिफिकेशन का मतलब है एक्सप्लिसिट हो या इम्प्लिसिट हो, और उसमें हमने पढ़ा था कि लेसर के पास अच्छा खासा राइट नहीं होना चाहिए। लेसर के पास सब्स्टिट्यूट करने का राइट नहीं होना चाहिए। और दूसरा हमने पढ़ा था कंट्रोल टेस्ट। कंट्रोल टेस्ट में हमने पढ़ा था कि सारे बेनिफिट्स लेसी ले उससे, और दूसरा ये था कि उसके पास राइट होना चाहिए कि वो डायरेक्शंस दे सके यूज़ के मुताबिक। पेज नंबर 63, 64। किधर है वो ज्योमेट्री बॉक्स? अच्छा, तो सबसे पहला सवाल ये था कि इज़ द एसेट आइडेंटिफाइड। एसेट को क्या होना चाहिए? आइडेंटिफाइड होना चाहिए, यानी एसेट की क्या हो सके? शनाख्त हो सके। तो पहला सवाल कल हमने ये पूछा था, इज़ द एसेट आइडेंटिफाइड, क्या एसेट जो है वो आइडेंटिफाइड है? ये पहला हमने सवाल पूछा था। फिर दूसरा सवाल हमने ये पूछा था कि
कंट्रोल टेस्ट से पहले आइडेंटिफिकेशन एक्सप्लिसिटली भी हो सकती है। लेसर इशारा करके बता दे भाई ये ज्योमेट्री बॉक्स मैं आपको देने लगा हूं, एक्सप्लिसिट, और लेसर को ये ज्योमेट्री बॉक्स बदलने का हक नहीं होना चाहिए। लेसर को ये ज्योमेट्री बॉक्स बदलने का हक, अगर लेसर को ये ज्योमेट्री बॉक्स बदलने का हक नहीं है, इसका मतलब है ये लीज में जो एसेट है आइडेंटिफाइड है, यानी इस एसेट की शनाख्त की जा सकती है। अच्छा, कस्टमर हैज़ द राइट टू कंट्रोल द यूज ऑफ द एसेट। आपको इसको कंट्रोल करने का राइट है, आपको इसको कंट्रोल करने का राइट है अगर, नंबर 1, आपको इसको कंट्रोल करने का राइट है अगर आप इससे तकरीबन सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं। अगर आप इससे तकरीबन सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं तो आपको इसको कंट्रोल करने का राइट है। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, आप इसके यूज की डायरेक्शंस भी दे सकते हैं। नो, व्हाट डज इट मीन कि आप इसके यूज करने की डायरेक्शंस दे सकते हैं? एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, लेसर ने लेसी को कहा ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जिसे पंखे बनने हैं ये तुम्हारा है। यस, द एसेट इज आइडेंटिफाइड एक्सप्लिसिटली। मैं इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को बदलूंगा नहीं। यस, एसेट सप्लायर इसको बदलेगा नहीं, सप्लायर इस एसेट को बदल नहीं सकता। लेकिन एसेट आइडेंटिफाइड ना होता अगर सप्लायर को बदलने का हक होता। अभी सप्लायर ने कहा मैं इस एसेट को बदलूंगा नहीं। इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को 100% तुम ही चलाओ, इससे सारे यूनिट्स तुम ही बनाओ। राइट टू ऑब्टेन सब्सटेंशियली ऑल द बेनिफिट्स। अगला सवाल, अब आपके पास इसके यूज की डायरेक्शंस हैं या नहीं, इसके लिए कई सवाल पूछे जाएंगे। ये प्लांट कितने बजे चलाएं? लेसी कहेगा मेरी मर्जी। इस प्लांट से क्या बनाएं? लेसी कहेगा मेरी मर्जी। इस प्लांट को किस कैपेसिटी पे ऑपरेट करें? लेसी कहेगा मेरी मर्जी। अगर आप लेसी को यूज की डायरेक्शंस नहीं दे रहे और लेसी के पास यूज की डायरेक्शंस हैं, लेसर मशवरे नहीं दे रहा, लेसी के पास डायरेक्शंस हैं यूज की कि मैंने इसको यूज कैसे करना है, तो इसको इंग्लिश में एक मुश्किल सा लफ्ज बोला जाता है हाउ, कैसे चलाना है इसको, एंड फॉर व्हाट पर्पस, और इससे क्या बनाना है, इज नॉट प्री डिटरमिन्ड, is not predetermined by lesser। लेसर ने प्री डिटरमिन नहीं किया हुआ, इसका मतलब है अल्हम्दुलिल्लाह ये लीज की तरफ जा रही है। हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस इज नॉट प्री डिटरमिन्ड। कैसे इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल करना है, कितना इस्तेमाल करना है, ये लेसर ने नहीं बताया हुआ। अब्दुल्ला को बुलाएं, ये लेसर ने नहीं बताया हुआ। इसका मतलब है आप रिलैक्स हो जाएं, ये लीज है। कस्टमर ने एक प्लांट लिया लीज पे, कस्टमर के पास फॉलोइंग राइट्स हैं। व्हाट प्रोडक्ट्स विल बी प्रोड्यूस्ड? कस्टमर हैज द राइट, कस्टमर से मुराद लेसी है। व्हेन मैन्युफैक्चरिंग होगी, कस्टमर हैज द राइट। टू होम कस्टमर विल सेल इट, कस्टमर हैज अ राइट। लेसर मशवरे नहीं दे रहा, लेसर पंगे नहीं ले रहा। अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्ट्रैक्ट इज अ because how and for what purpose is not determined by lesser, it is determined by lessee।
हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पज इज इन लेसीज हैंड, लिखें। हाउ एंड फॉर पर्पज इज इन लेसीज हैंड्स, ये लेसी के हाथों में है। IFRS ला दे मुझे और टैक्स की किताब। अच्छा, कई दफा ऐसा होता है, हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस इज प्री डिटरमाइंड बाय लेसर। वाइट और रेड कलर की एक है, वो ढूंढें, और रेड कलर के इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, वो ढूंढें। समटाइम्स ऐसा होता है, हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पज इज प्री डिटरमाइंड बाय लेसर। आपने एक शिप ली, इस शिप से चीजें एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर होनी है, तो आपने लेसर को जाके कहा यार ये शिप मुझे दे दो। लेसर ने कहा मैं बताऊंगा किन कंट्रीज में जाएगी, तुम नहीं बताओगे। मैं बताऊंगा इसमें कौन सा सामान डिलीवर होगा एक मुल्क से दूसरे मुल्क, तुम नहीं बताओगे। लेसी ने कहा ये क्या हो रहा है मेरे साथ? कहता है आई एम हेयर टू डिटरमिन हाउ, कैसे चीजें जाएंगी, एंड फॉर व्हाट पर्पज, और ये शिप किस मकसद के लिए इस्तेमाल होगी। दिस इज माई राइट बिकॉज दिस इज माई शिप। मैं लेसर हूं, तुम लेसी हो। तो लेसी ने कहा मेरे पास क्या है, यू हैव द राइट टू ऑपरेट। जब मर्जी लेके जाओ, सुबह लेके जाओ, शाम को लेके जाओ, मैं मना नहीं करूंगा। ड्राइवर तुम्हारा होगा, और बताओ, बंदे तुम्हारा होंगे, स्टाफ तुम्हारा होगा। यू डू हैव द राइट टू ऑपरेट, बट कहां जाएगी इज इन माई हैंड्स। क्या लेके जाएगी इज इन माई हैंड्स। स्टैंडर्ड कहता है लेसी अगर राइट टू ऑपरेट भी तुझे मिल गया है ना, ऑपरेट करने का राइट, तो काफी है भाई, लीजी है, कोई मसला नहीं। लेसर थोड़ी बहुत ही अपनी चला रहा है, लेकिन कोई इतनी ज्यादा नहीं चला रहा, चला रहा है लेसर अपनी। खैर है, लेसर को चलाने दे अपनी, तेरी भी तो चल रही है ना। राइट टू ऑपरेट तो तेरे पास है ना। हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस तो उसके हाथों में है। कैसे जाएगी, क्या सामान लेके जाएगी, किन मुल्कों में जाएगी, वो तो उसने अपने हाथ में रखा है, लेकिन कम से कम तुझे चलाने का हक तो दे दिया ना। जाने दे यार, ये लीजी है, खैर है। तो कई दफा हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस इज प्री डिटरमिन्ड बाय लेसर। कई दफा इसको लेसर प्री डिटरमिन कर देता है। हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस इज प्री डिटरमिन्ड, प्री डिटरमिन कर दिया उसने, बट कस्टमर हैज द, इट इज स्टिल लीज। ये स्टिल लीज है क्योंकि कस्टमर के पास किस चीज का राइट है, ऑपरेट करने का। द कस्टमर हैज ऑब्टेन्ड अ शिप ऑन लीज, द सप्लायर हैज फॉलोइंग राइट्स। सप्लायर के ये राइट्स हैं। हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस इज डिटरमिन्ड बाय लेसर, लेसर ने अपने पास ताकत रखी हुई है। विच प्रोडक्ट शिप विल डिलीवर is mentioned in contract by supplier, in which countries it will go is mentioned in contract, and route is also mentioned in contract, किस रूट से जाना है। However, right to operate is with customer. customer कौन होगा, लेसी या लेसर? लेसी। right to operate customer के पास है। the hiring and firing of staff to operate the ship is in the, and timing to move is also,
और किस वक्त लेके जाना है ये भी कस्टमर के हाथों में है। सो कस्टमर इज डायरेक्टिंग द यूज बाय, तो इसलिए हम डायरेक्शंस दे रहे हैं यूज की, बाय ऑपरेटिंग इट। अच्छा, कई दफा हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस लेसर के हाथ में होता है। हाउ कैसे चलाओगे, क्या बनाओगे, लेसर के हाथ में होता है। लेकिन स्टिल वो लीज होती है, क्योंकि 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 लेसी ने उसको अपने कहने पर डिजाइन करवाया होता है। स्टिल वो लीज होती है क्योंकि लेसी ने अपने कहने पर, अपनी विल पर, अपनी मर्जी पर, अपने हुक्म पर उसको डिजाइन करवाया होता है। डिजाइनिंग उसकी लेसी ने करवाई होती है। एक कस्टमर है, उसने रिक्वेस्ट किया सप्लायर को कि स्पेशलाइज्ड मशीन बनाए उसके लिए। लेसी ने लेसर को कहा एक मशीन बनाओ मेरे लिए, सो दैट ही कैन मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रिक कार्स, ताकि मैं इलेक्ट्रिक कार्स बना सकूं। अब क्या बनेगा इससे, सबको पता इलेक्ट्रिक कार्स ही बननी है। हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस इज ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड, दैट इज पर्पस इज टू मेक कार्स, और पर्पस इसका हो ही नहीं सकता और कोई फायदा ही नहीं मशीन का। बट मशीन इज डिजाइंड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर, इट कैन ओनली बी यूज्ड इन द एंटिटीज, सिर्फ हम यूज कर सकते हैं और कोई यूज नहीं करेगा, ये हमारी मशीन है बस। सो कस्टमर इज अगेन डायरेक्टिंग द यूज, क्योंकि इसके रिक्वेस्ट पे ये चीज बनी है। कंक्लूजन है कॉन्ट्रैक्ट इज अ लीज। कैसे चलाना है, कब चलाना है, कहां लेके जाना है, लेसी के हैंड पे है। बताएं लीज है या नहीं। कैसे चलाना है, कब चलाना है, कहां लेके जाना है, सब लेसर के हाथ में है।
कैसे चलाने, कब लेके जाने, कहां लेके जाने, ऑलरेडी प्री डिटरमिन कर दिया लेसर ने, लेकिन लेसी उसको अपनी मर्जी से ऑपरेट कर सकता है, या लेसी के डिजाइन के ऊपर वो चीज बनी है। राइट टू ऑपरेट का मतलब है शिप किस वक्त चलानी है, कौन सा ड्राइवर होगा, कौन उसका स्टाफ होगा, ये राइट टू ऑपरेट का मतलब है। चलाने का हक लेसी के पास है। तो जरा तसल्ली से ना 1-2 मिनट पहले हजम कीजिएगा बात को, फिर नोट कीजिएगा। देखो यार, ये ज्योमेट्री बॉक्स है, इसमें क्या डालूं, कितना डालूं, कितनी देर बाद डालूं, उसको जमाना है, पानी डाल के मार्कर डाल दूं, जमाना नहीं है, क्या करूं, जो मर्जी करूं, ये पावर लेसी के पास है। प्लीज है ये। हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस इज इन लेसर हैंड। लेसर ने ये दे तो दिया, लेकिन कहा ओए बर्फ डालनी है इसमें, ओए और कोई चीज नहीं डालनी, ओए इतने बजे इसको फ्रीजर में रखना है, इतने बजे फ्रीजर से निकालना है, ये करना है, वो करना है। ओ भाई पे तेरा ही ज्योमेट्री है, इट इज नॉट अ लीज। लेकिन कई दफा चीज का प्री डिटरमिन होती हैं चीजें जैसे शिप है, उसमें आप लेसर प्री डिटरमिन कर देते चीजें। वही जो 2 मिसालें मैंने दी हैं, कहां लेके जानी है किस किस मुल्क में मैं बताऊंगा, क्या लेके जाना है किस किस मुल्क में मैं बताऊंगा, लेकिन ड्राइवर तेरा होगा, स्टाफ तेरा होगा, चलाने की मर्जी तेरी होगी, आहिस्ता चला तेज चला तेरी मर्जी होगी, राइट टू ऑपरेट तेरे पास है। अल्लाह का शुक्र है ये भी क्या है, लीज है। और अगर लेसर कुछ हल्की फुल्की शराइत लगा भी दे कि मैं तेरे लिए इलेक्ट्रिक कार्स बनाने के लिए मशीन बना रहा हूं, तूने उससे सिर्फ इलेक्ट्रिक कार्स बनानी है, लेकिन तेरे रिक्वेस्ट पे तेरे डिजाइन के कहने के मुताबिक मैंने बनाई है, फिर तो ये लेसी के इस्तेमाल की है ना, और तो किसी के इस्तेमाल की नहीं है। इसको मैं स्पेशल नेचर का एसेट भी कह सकता हूं। तो ये तो फिर स्पेशलाइज्ड एसेट है, लेसी के इस्तेमाल का है, तो फिर तो इसको लीज मजबूरी में कह दें, क्योंकि ये लेसी के डिजाइन के मुताबिक बनी है, तो और किसी के काम की नहीं है, तो लेसी नहीं इसको इस्तेमाल करना है। नोट करें। हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पज अगर लेसी के हाथ में है तो ये बोलें, हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पज अगर लेसर के हाथ में है तो ये लीज, और अगर हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पज लेसर के हाथ में तो है, लेकिन इधर छोटा सा ब्रैकेट में लिख लें, इज प्री डिटरमिन्ड बाय लेसर।
ओके अब सारी जरा थ्योरी एक दफा पढ़ लें। पेज नंबर ये कौन सा है? 63। लीज को लीज बनाने के लिए दो टेस्ट हैं, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट और कंट्रोल टेस्ट। आइडेंटिफिकेशन क्या है? एक्सप्लिसिटली या इम्प्लिसिटली बता दिया जाए एसेट कौन सा है, और लेसर के पास एसेट को बदलने का हक नहीं होना चाहिए, तब एसेट आइडेंटिफाइड है। राइट टू कंट्रोल आपके पास उस वक्त आता है जब आप सब्सटेंशियली सारे बेनिफिट एसेट से ले सकें, और एंड यानी और राइट टू डायरेक्ट द यूज भी आपके पास हो। द लेसी हैज अ राइट टू डायरेक्ट द यूज एन एसेट if the lessee has to direct how and for what purpose asset is used। अगर लेसी के हाथ में है how and for what purpose तो इट इज अ लीज। अभी लिखवाया आपको मैंने, अगर लेसी के हाथ में है how and for what purpose तो इट इज अ, और अगर how and for what purpose लेसर के हाथ में है और इन दोनों में से कोई एक चीज हो रही है फिर भी ये, if how and for what purpose is already predetermined by lesser, अगर ये चीजें लेसर ने अपने हाथ में रखी हैं स्टिल ये लीज है। कब? इफ द लेसी हैज अ राइट टू और लेसी हैज डिजाइंड द एंड इट्स डिजाइन प्री डिटरमिन हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस इट इज। उसका डिजाइन देख के पता चल जाता है ये चीज किस मकसद के लिए है, ये बताने की जरूरत ही नहीं है ये चीज लेसर ने दी हुई है, बस ये है ही हमारे काम की। तो अगर हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस लेसी के हाथ में है तो फिर तो ये क्या है? लीज। अगर हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस लेसर के हाथ में है तो भी ये लीज बन सकती है, तो भी ये लीज अगर 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 राइट टू ऑपरेट किसके हाथ में हो, या लेसी के कहने पे वो एसेट क्या किया गया हो, डिजाइन किया गया हो। अच्छा जनरल रूल अब क्या बना? अगर लेसी के पास है हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस तो लीज है, अगर लेसर के पास है हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस तो लीज नहीं है, और अगर हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस ऑलरेडी प्री डिटरमिन कर दिया लेसर ने लेकिन स्टिल राइट टू ऑपरेट किसके पास है, लेसी के पास, तो वो लीज है। और अगर हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस ऑलरेडी प्री डिटरमिन्ड है यानी बता दिया गया इससे क्या करना है, लेकिन उसके बावजूद ये एसेट किसके डिजाइन पे बने, लेसी के कहने के मुताबिक डिजाइन पे बने, तो फिर भी ये चलें इसके कुछ टेस्ट में कुछ सवाल आएंगे तो उनको फिर हम देखते हैं कैसे डिस्कस करना है। एक छोटी सी डिस्कशन लीज की मौजूद है किताब में, उसकी तरफ आ जाएं, फिर हमने आज IAS 12 शुरू करना है। पेज नंबर 37।
ये एक जार है जिसका मुंह नीचे से खुला हुआ है, इसमें आप डाउन पेमेंट डाल दें, रेंटल डाल दें, जीआरवी डाल दें, परचेज ऑप्शन की प्राइस डाल दें, डाउन पेमेंट में से या रेंटल में से इंसेंटिव वगैरह माइनस कर दें, टर्मिनेशन की पेनल्टी डाल दें, तो ये जो जार से बाहर निकलेगी ये निकलेगी एलपी, ये निकलेगी एलपी। जार से जो बाहर निकलेगी ये निकलेगी एलपी। इसकी आप फिर लें पीवी, इसकी लें पीवी और इसको एक जार में डालें, इसको एक जार में डालें। फिर इस जार में आप आईडीसी डालें, फिर इस जार में आप इंस्टॉलेशन डालें, फिर इस जार में आप पीवी ऑफ डी इंस्टॉलेशन डालें, फिर इस जार में आप पेमेंट्स बिफोर कमेंसमेंट डेट। अच्छा ना, लीज शुरू होने से पहले कोई पेमेंट्स हो जाती हैं, इन्हें कहते हैं पेमेंट्स बिफोर कमेंसमेंट डेट। लीज शुरू होने से पहले कोई पेमेंट्स हो जाती हैं। कोई ऐसे 50,000 40,000 पकड़ा दिया, यार ये लेसर मान जा यार, लीज पे मुझे दी एसेट यार। पेमेंट्स बिफोर कमेंसमेंट डेट, डाउन पेमेंट नहीं, डाउन पेमेंट से भी पहले, पेमेंट्स बिफोर कमेंसमेंट डेट। ये सारी चीजें जब आप इस बास्केट में डाल देंगे तो इस नीचे वाली बास्केट का नाम होगा कॉस्ट ऑफ राइट ऑफ यूज। आई होप शायद मैं समझा पाया हूं। और डायग्राम मेरे ख्याल से अपने अंदर एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डायग्राम है। तो व्हाट इज एलपी? डाउन पेमेंट माइनस इंसेंटिव, रेंटल, जीआरवी, परचेज ऑप्शन प्राइस, टर्मिनेशन पेनल्टी। मजे की बात सुने, ये सारी चीजें हैं जिनको आपने वर्किंग 1 और 2 में रूट कराना है। बाकी सारी चीजों को बारों बार जनरल एंट्रीज में ले जाना है। मेरे कहने का मकसद पता है क्या सवाल में? इधर देखें सारे ऊपर, ये वाली जो फिगर सवाल में पेपर में आपको दी होंगी ना, इन्हें आपने वर्किंग 1 में डालना है जो हम क्लास में करते थे, और इनसे जो जवाब आएगा इसका नाम होगा एलपी। फिर उसकी पीवी निकाल लेनी है। पीवी निकालने के बाद बारों बार जनरल एंट्रीज में आपने एंट्री करनी है आरओयू डेबिट, प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग क्रेडिट, आरओयू डेबिट, कैश क्रेडिट, आरओयू डेबिट, कैश क्रेडिट, आरओयू डेबिट, कैश क्रेडिट। दोबारा देखें, इन सब की एंट्रीज, इन सबको इकट्ठा करके एंट्री करनी है आरओयू डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट। इन सबको इकट्ठा करके एंट्री करनी है आरओयू डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट। इसकी एंट्री करनी है आरओयू डेबिट, प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग या पेएबल फॉर डीकमीशनिंग क्रेडिट। इन तीनों की एंट्री करनी है आरओयू डेबिट, कैश क्रेडिट, आरओयू डेबिट, कैश क्रेडिट, आरओयू डेबिट। तो इन चीजों को बारों बार आरओयू की कॉस्ट में डालना है और इन चीजों को वर्किंग 1 और 2 से रूट करा के लाना है। तो ये वर्किंग 1 से आएंगी, इनका नाम एलपी रखा जाएगा। जल्दी
पढ़ें जी। मतलब कौन कौन सी फिगर्स ऊपर आएंगी और कौन कौन सी फिगर्स नीचे बारों बार जनरल एंट्रीज में जाएंगी, ये हमें पता होना चाहिए। इनिशियल रिकॉग्निशन एट कमेंसमेंट डेट, जब लीज शुरू होगी, अ लेसी शेल रिकॉर्ड राइट ऑफ यूज एंड अ लीज लाइबिलिटी। जब लीज शुरू होगी तो आपने आरओयू रिकॉर्ड करना है अपनी किताबों में, और दूसरी चीज अपनी किताबों में आपने रिकॉर्ड करनी है लीज लाइबिलिटी। ये दो चीजें आपने रिकॉर्ड करनी है। इनिशियल मेजरमेंट, इनिशियल मेजरमेंट जब लीज शुरू होगी, लेसी शेल मेजर द राइट ऑफ यूज एट कॉस्ट। लेसी शेल मेजर द राइट ऑफ यूज एट, राइट ऑफ यूज को किस पे मेजर करना है, कॉस्ट पे। द कॉस्ट ऑफ राइट ऑफ यूज शेल बी सम ऑफ अमाउंट ऑफ इनिशियल मेजरमेंट ऑफ लीज लाइबिलिटी। ये देखें, अमाउंट ऑफ इनिशियल मेजरमेंट ऑफ लीज लाइबिलिटी, पहले ये चीज होगी, इसे कहते हैं पीवी ऑफ एलपी, लेकिन इसका इंग्लिश में नाम याद रखें, अमाउंट ऑफ इनिशियल मेजरमेंट ऑफ, अमाउंट ऑफ इनिशियल मेजरमेंट ऑफ लीज लाइबिलिटी, पीवी ऑफ एलपी। अमाउंट ऑफ इनिशियली मेजर लीज लाइबिलिटी किस पे की जाती है, प्रेजेंट वैल्यू पे की जाती है ना। द लीज पेमेंट मेड एट और बिफोर कमेंसमेंट डेट लेस एनी लीज इंसेंटिव। लीज इंसेंटिव कई दफा ऐसा होता है कि आपके कमेंसमेंट डेट के ऊपर ही यहां पे आ जाते हैं, तो फिर लीज इंसेंटिव आप यहां से भी माइनस कर सकते हैं। अगर कमेंसमेंट डेट के ऊपर कोई लीज इंसेंटिव है आप यहां से भी माइनस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसे एलपी का पार्ट बनाना चाहें, क्लास में हम उसे एलपी का पार्ट बना देते थे। थ्योरी की हद तक आप ये बात याद रख लें कि लीज पेमेंट्स मेड एट और बिफोर द कमेंसमेंट डेट लेस एनी लीज इंसेंटिव रिसीव। और क्या डालना है एसेट की कॉस्ट में, और बोले आईडीसी इनकर्ड बाय लेसी। Estimate of cost to be incurred by lessee in dismantling and removing the underlying asset and restoring the site on which it is located। ये क्या होता है restoring the site, यानी आपने प्लांट डिसमेंटल करके जो उधर खड्डा पड़ गया दोबारा उस जगह को भरना पड़ेगा। आप बता दें कौन कौन सी चीजें एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेंगी। आरओयू डेबिट, आरओयू डेबिट, कैश क्रेडिट, आरओयू डेबिट, आरओयू डेबिट, प्रोविजन या पेएबल फॉर डिसमेंटलिंग क्रेडिट। जी पॉइंट नंबर 2 की तरफ मैं आ जाता हूं। पॉइंट नंबर बी, कई दफा ना लीज शुरू होने से पहले पेमेंट्स की जाती हैं, इन्हें कहा जाता है लीज पेमेंट्स मेड एट। असल में ना ये डाउन पेमेंट को इधर डलवा रहा है पॉइंट बी में, हम डाउन पेमेंट को इधर नहीं डाला करेंगे, हम वो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए ना डाउन पेमेंट को इधर ही डाल दिया करेंगे, वर्किंग वन में डाल दिया करेंगे, वो अलग से करेंगे तो और ज़्यादा स्यापे होंगे। तो मैंने आपको कहा है कि वर्किंग वन से अलग से रूट करा दें एक और फिगर, द लीज पेमेंट मेड बिफोर कमेंसमेंट डेट। इधर मैंने इसलिए जानबूझ के ना बिफोर कमेंसमेंट डेट लिखवाया है, पेमेंट्स बिफोर कमेंसमेंट डेट। तो कमेंसमेंट डेट से पहले की कोई पेमेंट्स हैं कि लीज शुरू होनी है 1 जनवरी 12 को और आपने 28 दिसंबर को ही लेसर को कोई पेमेंट कर दी, यार ये पकड़ ले, उसकी एंट्री कर दीजिएगा आरओयू डेबिट, कैश क्रेडिट। एनी लीज पेमेंट्स मेड बिफोर कमेंसमेंट डेट लेस एनी लीज इंसेंटिव। लीज इंसेंटिव भी मैं कहूंगा कमेंसमेंट डेट वाली फिगर में से माइनस ना करें, लीज इंसेंटिव बेहतर है ऊपर यही डाउन पेमेंट वगैरह में से माइनस कर लें। लेकिन थ्योरी की हद तक याद करें, व्हाट इज कॉस्ट ऑफ राइट ऑफ यूज, बताएं जी। इनिशियल मेजरमेंट ऑफ, मुझे बताएं इनिशियल मेजरमेंट ऑफ लीज लायबिलिटी किस पे होती है, पीवी पे होती है या ग्रॉस लीज रेंटल्स पे होती है?
पीवी पे। व्हाट इज इनिशियल मेजरमेंट ऑफ लीज लायबिलिटी? पीवी पे होती है। और दूसरा लीज पेमेंट्स मेड एट कमेंसमेंट डेट, डाउन पेमेंट टाइप चीजें, एंड बिफोर, ये भी एसेट की कॉस्ट में डालनी चाहिए। लेस इन एनी लीज इंसेंटिव, और आईडीसी, और अब जाहिर बात है स्टैंडर्ड बजाहिर तो सुनने में क्या आ रहा है, नहीं लेके जाने, तो इसलिए ये चार चीजें बस जहन में याद रख लें। नंबर 1 इनिशियल मेजरमेंट ऑफ लीज लायबिलिटी, नंबर 2 लीज पेमेंट्स मेड एट कमेंसमेंट डेट जिसे डाउन पेमेंट कहते हैं, और बिफोर कमेंसमेंट डेट, ये दोनों भी एसेट की कॉस्ट में जानी चाहिए, लेस एनी लीज इंसेंटिव। और इसके बाद तीसरी बात आईडीसी, और चौथी बात, बहरहाल ये इंसेंटिव वगैरह उसने नीचे शो किए हुए हैं, मैंने ऊपर शो किए हुए हैं। आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए यही वाले डायग्राम फॉलो कीजिएगा जो मैंने आपके सामने बनाई है। अब एक एमसीक्यू मैं आपके सामने खोल रहा हूं, अभी आपने नहीं खोलना। Which of the following should not be included in initial cost of right of use? Cost of right of use में क्या नहीं डालना? Initial measurement of lease liability डालनी है या नहीं डालनी, जरा देख के बताएं। डालनी है। Present value of estimated cost of dismantling the asset, कौन सा पॉइंट है? डी वाला, ये डालनी है नहीं डालनी? पेमेंट मेड टू लेसर बिफोर कमेंसमेंट ऑफ लीज, ये भी डालनी है। ग्रॉस रेंटल पेएबल अंडर द लीज, गलत बात है, ग्रॉस रेंटल नहीं डाले जाते बल्कि उनकी प्रेजेंट वैल्यू डाली जाती है। आपको पता है आरओयू डेबिट लीज लायबिलिटी क्रेडिट एंट्री पीवी से होती है, पीवी से। ग्रॉस रेंटल डाले जाते हैं या उनकी पीवी डाली जाती है? यहां लिख लें एमसीक्यू नंबर 21 इसी सफे पे, एमसीक्यू खोलने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी इंक्लूडेड विद इन द इनिशियल कॉस्ट ऑफ राइट ऑफ यूज? नंबर 1 इंस्टॉलेशन को कहते हैं एसेट की कॉस्ट में ना डालो, इसको टिक ना करें। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग एट द एंड ऑफ लीज, ये भी डालें एसेट की कॉस्ट में। आगे पेमेंट मेड टू लेसर बिफोर कमेंसमेंट ऑफ लीज, टोटल रेंटल पेएबल अंडर द लीज, टोटल रेंटल डालने है या उसकी पीवी डालनी है? इनिशियल मेजरमेंट ऑफ लीज लायबिलिटी डालनी है, इसको पीवी भी कहते हैं। लेकिन टोटल रेंटल इज नॉट लीज लायबिलिटी, टोटल रेंटल से मुराद है रेंट पूरा, तो ये बात गलत है। डिसमेंटलिंग की भी पीवी डालनी है, लेकिन इसके लिए वो लफ्ज असल में यूज कर देते हैं एस्टीमेट। एस्टीमेट का मतलब है आपने पीवी निकाल लिया। अच्छा, इसको छोड़ दें, इसे काट दें। नेक्स्ट, लीज पेमेंट शैल बी डिस्काउंटेड बाय लेसी यूजिंग द इंटरेस्ट इम्प्लिसिट इन द लीज इफ दैट रेट कैन बी इजीली डिटरमिन्ड। समटाइम द लेसी माइट नॉट बी एबल टू असरटेन द इंटरेस्ट रेट छुपा इन द लीज, फिर क्या करना है? इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट यूज करना है। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, इनिशियल मेजरमेंट किस पे होनी है? इनिशियल मेजरमेंट कॉस्ट पे। इनिशियल मेजरमेंट किस पे होनी है? अब कौन सी मेजरमेंट है? सब्सिक्वेंट। आफ्टर द कमेंसमेंट डेट अ लेसी शैल measure the right of use applying a cost model unless it applies either of the following models। अच्छा, कॉस्ट मॉडल क्या कहता है? कॉस्ट पे रखो, माइनस करो कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन और माइनस करो कम्युलेटेड इंपेयरमेंट लॉस, और अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो जानी है तो किस पे डेप्रिशिएट करो? यूजफुल लाइफ पे। और अगर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होनी, शॉर्टर ऑफ लीज टर्म। ये बात आपको आती है, इसको काट दें, ये और कई जगह पड़ी हुई है, इसको यहां पढ़ने की जरूरत नहीं है। चेक करें IS 36 लगा के कि राइट ऑफ यूज क्या हो गया है?
इम्पेयर हो गया या नहीं, चेक करें आइए स्टैटिस्टिक्स लगा के कि राइट ऑफ यूज इम्पेयर हो गया या नहीं हुआ। आगे चलें। अब भाई अदर मेजरमेंट मॉडल्स कौन से हैं? क्या हुआ? क्या? कौन सा? नहीं, उधर मैं आता हूं। नॉन करंट एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। में आपकी मशीन पड़ी हुई है रीवैल्यूड अमाउंट पर। ये मशीन आपकी नॉन करंट एसेट्स में पीपी में पड़ी हुई। पीपी क्या चीज़ है आपको पता है? पीपी होता है नॉन करंट एसेट्स में ओन्ड एसेट्स के लिए पीपी। अगर आपने कोई मशीन ओन की हुई है और उससे आपने रिवैल्यूएशन मॉडल पे रखा हुआ है तो बेहतर है कि जो आपने मशीनें लीज पे ली हुई हैं उनको भी किस मॉडल पे रख लें? रिवैल्यूड अमाउंट पे। तो बोलें अगर ओन्ड एसेट रिवैल्यूड अमाउंट पे रखे हैं तो फिर लीज्ड एसेट को भी रिवैल्यूड अमाउंट पे रख लें। अच्छा, अगर आपकी कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या होती है? जो लैंड एंड बिल्डिंग आपने रेंट पे दी हुई है, ठीक है। तो अगर आपकी कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है जो लैंड एंड बिल्डिंग आपने रेंट पे दी हुई है, अगर उससे आपने फेयर वैल्यू मॉडल पे रखा हुआ है, इधर रिवैल्यूएशन मॉडल लफ्ज यूज नहीं होता, तो फिर आपने जो राइट ऑफ यूज पे लैंड एंड बिल्डिंग ली हुई है और उसको आगे लीज पे दे दिया, तो इसको भी आप कौन से मॉडल पे रख लें? तो बोलें अगर ओन्ड पीपी इधर है तो फिर आरओयू को भी इस पे रख लें। और अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आपके पास जो है वो फेयर वैल्यू मॉडल पे है तो फिर इधर भी लैंड एंड बिल्डिंग को किस पे रख लें? फेयर वैल्यू मॉडल पे। ये है। वरना सूली तौर पे राइट ऑफ यूज को किस पे रखा करें? कॉस्ट मॉडल। और कॉस्ट मॉडल क्या कहता है? कॉस्ट माइनस अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस अकमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस। आई रिपीट, अगर ओन्ड मशीन को रिवैल्यूड अमाउंट पे रखा है तो लीज्ड मशीन को भी। अगर आपने लैंड एंड बिल्डिंग खरीद के किराए पे दी हुई है, सुने पहले मेरी बात, अगर लैंड एंड बिल्डिंग खरीद के किराए पे दी हुई है तो इस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को अगर फेयर वैल्यू मॉडल पे रखा है तो जो लैंड एंड बिल्डिंग किराए पे लेके किराए पे दी हुई है, तो राइट ऑफ यूज है ना, किराए पे ली हुई है, जो लैंड एंड बिल्डिंग किराए पे लेके किराए पे दी हुई है उसको भी किस पे रख लें? फेयर वैल्यू मॉडल पे रख लें। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो खैर है फिर भी वो पीएनएल में ही जाएगा, कोई मसला नहीं। हाँ 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 हाँ, कोई मसला नहीं।
जी भाई मिले यार, अभी कोई इनकम टैक्स प्रोविजंस नहीं पड़ा हुआ, कोई लॉ का भी नहीं पड़ा हुआ। नहीं, इनकम टैक्स पड़ा हुआ तो स्टैंडर्ड तो कोई पड़े हुए हैं ना, अभी आप लाए थे एक। ले आओ ले आओ ले आओ, दोनों चीज़ें ले आओ। अच्छा भाई, ये इफ़ अ लेसी अप्लाइज फेयर वैल्यू मॉडल इन IAS 40 to its investment property, the lessee shall also apply that fair value model to right of use assets that meet the definition of investment property. If right of use relate to class of PP to which the lessee applies revaluation model, a lessee may elect to apply that revaluation model to all of the right of use assets that relate to that class of PP. Class same है ना, उधर भी मशीन है और इधर भी मशीन है। इसको भी काट दें, छोड़। पिछले सफ़े पे आगे, पिछले सफ़े पे आके। अच्छा जी, IAS 12 स्टार्ट करते हैं। आप पेज नंबर निकाल लें 314। हाँ, बना लें दूसरा पार्ट।